अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 36 यानी कि लेक्चर नंबर 36 करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म है। कायदे आज़म के 14 नुकात जो 1929 में यानी कि 1929 में आए। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसकी वजाहत को यानी कि जो वजूहात थी, इसकी जो असल वजह थी, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि डिग्री लेवल के हिसाब से ये बच्चों को पता होना चाहिए कि हम लोग इंटर में और मैट्रिक लेवल पे जब ये चीज़ों को सिखा रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता कि इसका असल मकसद क्या था, इसकी असल बुनियाद क्या थी। क्योंकि अगर नोट करा हो कि कायदे आज़म के 14 नुकात जो उनकी लाइफ हिस्ट्री के वो पॉइंट्स हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट 2 दफ़ा पढ़ा है। तो अब ये क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा और क्या इसमें मुस्लिम्स की डिमांड्स थी, हम आज को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वाकई में अगर आपको इस चैनल के रिगार्डिंग या इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग या इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको नोट्स चाहिए हो बेहतर से बेहतरीन, तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक के हिसाब से अगर आप नोट करो बेटा कि हमने जो प्रीवियस टॉपिक जो इससे बड़ा लिंक कर लगता है बहुत ज़्यादा, वो है नेहरू रिपोर्ट 1928 जो 1928 में नेहरू ने रिपोर्ट दी थी, वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक इसी लेक्चर के आखिर में रख दूंगा और आपको इसका अगर देखने के बाद कोई चीज़ समझ ना आए इस लेक्चर में तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आज के टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे यूनिवर्सिटी में या फिर आपके कॉलेज लेवल पर अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म और उनकी इंपॉर्टेंस में आप यानी कि अहमियत के ऊपर कोई बयान करके 14 नुकात की क्या अहमियत है, हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने नोट करा होगा कि इंट्रोडक्शन आता है, तारुफ है। अब अगर तारुफ में आपने नोट करा होगा कि मैंने आपसे पहले ही बताया, आपको अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम जो इंडिया की उस वक्त चल रही थी, आईनी मसला जो चल रहा था, तो उसमें कमेटी बना दी पंडित मोतीलाल नेहरू साहब ने। और उस कमेटी को लीड करने के बाद उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें डोमिनेंट स्टेटस यानी कि अखंड हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और जो सेपरेट इलेक्ट्रेट थे यानी कि जद्दा गाना इंतखाबात, जिसके मतलब आपको मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ, वो रिफ्यूज़ कर दिए गए। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो थी मुसलमानों और बंगालों यानी मुसलमानों की, जिसमें बंगाल और पंजाब आ रहे थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया इस रिपोर्ट के हिसाब से। और एक सिंगल डिमांड जो मुसलमानों की चल रही थी कि आप एक सेपरेट इलेक्ट्रेट करवा के उनके जद्दा गाना जो इंतखाबात हैं उनको में उनके हुकूक दे दें, तो वो भी जाहिर सी बात है ख़त्म कर दिए गए। और फिर यही 14 पॉइंट्स जब बाद में शाया हुए तो वो अखबार में भी छपे, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्लिप मैंने रखा हुआ है। रीज़न ये है कि बेटा इसकी जो असल वजूहात थी, इसकी जो असल बुनियाद थी वो ये थी कि नेहरू रिपोर्ट जो उनके लास्ट वर्ड्स थे हिंदूज़ के, क्योंकि जाहिर बात है कांग्रेस का तो ये पूरा एक रुझान चल रहा था, तो मिस्टर जिन्ना ने एक ऑथराइज ड्राफ्ट बनाया पूरी कंसेंसस में रखते हुए कि एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के एक मुस्तकबिल का आइन किस तरह से इंडिया में लागू करवाया जाएगा। और वो डिमांड्स जो मुसलमानों की जो तलब थी उसी के हिसाब से जो 14 पॉइंट्स का जो नाम रखा गया वो असल में क्या था, जिन्नास 14 पॉइंट्स। ये सिर्फ जिन्ना के 14 पॉइंट्स नहीं थे बेटा, ये उसूलन मुसलमानों की वो तलब, वो डिमांड थी जिस पर ये पूरा इन्हिसार कर रहे थे। ये पूरे पॉइंट्स पूरे इन्हिसार कर रहे थे और इसमें कोई बोलते हैं ना इख्तलाफ नहीं था। ये बड़े कॉन्गेनेट यानी कि बहुत ठोस तरीके से एक पॉइंट्स दिए गए। और इसके क्या पॉइंट्स थे, इसके क्या साइलेंट फीचर्स थी, वो पॉइंट्स क्या थे कायदे आज़म के नुकातों में, अगर उसमें पहला पॉइंट ही आप नोट कर लो तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के वफाकी आइन बनाया जाएगा जिसका तर्ज अमल पूरे के पूरे सूबों में लागू किया जाएगा। मसला ये है कि अगर आप पूरा एक आइन बनाते हो, एक पूरी रियासत के हिसाब से आइन बनाते हो, तो उसमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा। पहला यूनिफॉर्म ऑटोनोमी होगी यानी कि जद्दा गाना जितने भी खुद मुख्तार सूबे हैं उनको जो अक़लियत वाले हैं उसको अक्सरियत में दे दिया जाए, जो अक्सरियत वाले हैं उनको अक़लियत के मुताबिक रखा जाए और उसी के हिसाब से क्या बनाए जाए, आपके इलेक्शंस करवाए जाएं। ठीक है बेटा, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी जो अक़लियतों की जो उस वक्त कानून साजों में जो नुमाइंदगी थी उसमें 1/3 तो होनी चाहिए, 1/3 तो हो, क्योंकि अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन करते हो मुसलमानों की, जो चौथा पॉइंट आता है सेंट्रल लेजिस्लेचर में, मरकज़ी कानून साज असम्बलियों में भी मुसलमानों की 1/3 नुमाइंदगी हो, जैसे एक हिंदू बैठे, एक क्रिश्चियन बैठे तो एक मुसलमान बैठे, वैसे ही सीटें मुहैया की जाएँ। ठीक है बेटा, एक कॉमन सेंस की बात है क्योंकि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक अप पर हैं। इसी तरह अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात की जाती है तो उसमें जाहिर सी बात है सेपरेट इलेक्ट्रेट जद्दा गाना इंतखाबात में भी 1/3 नुमाइंदगी किसकी होनी चाहिए, मुसलमानों की। क्योंकि अगर आप इलेक्शन करवाते हो तो जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा तो मुस्लिम को वोट दे, जिसमें हिंदुओं की तो हिंदुओं की, ईसाइयों के तो ईसाइयों की, अक़लियतों की तो वो तीनों को। तो ये जद्दा गाना इंतखाबात का सबसे अहम है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है सेपरेट
सेपरेट इलेक्टोरेट को आगे चल के तो वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर सकता है, एक इंतखाबात करवा सकता है कि अगर कोई 3 जमातें हैं तो वो सब मिलकर पूरे के पूरे रियासत के लोग एक जमात को भी वोट दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी अगर बात की जाए, जो एक 5वां जो छठा पॉइंट है उस में, कि जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वहाँ पे पंजाब है, बंगाल है, NWFP है, तो उनको वैसे ही रिफॉर्म्स दिए जाएं। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है, आप बाकी सूबों को जब दे रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनमें क्या प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है कि अगर आप उनको इख्तियार दे रहे हो तो मुसलमानों को भी वैसे इख्तियार दो जैसे आप दूसरों को इख्तियार दे रहे हो। अगर आपने देखा है कि कौमियत के हिसाब से आप काम कर रहे हो आप, तो उसमें इख्तियार मुसलमानों की भी वैसी होने चाहिए जैसे हिंदुओं के, जैसे ईसाइयों के। सिंपल सा पॉइंट। और अगर आपने नोट करा उसके बाद वाला पॉइंट तो और भी आसान था कि रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल, यानी कि मजहबी आज़ादी सबको होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को हो कि वो गवर्नमेंट इदारों में जाके अपने हिसाब से अपनी आज़ादी को देखें, और अगर ईसाई हो तो अपनी आज़ादी को हिसाब से देखें। इस तरह नहीं है बेटा, आप सबको दो। अगर आप सबको दोगे तो इसमें आप इक्वालिटी का, एक जस्टिस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे दोगे, आप एक मसावात का, एक इंसाफ का, आपको अदल का पूरा एक नुमाया, एक अखस जो आपको दिखना चाहिए वो दिखेगा। इसी तरह अगर आप देखो तो 8वां पॉइंट जो है वो कंसेंट होना चाहिए मुसलमानों के लिए, रजामंदी हो मुसलमानों की। अगर कोई भी बिल पास करवाया जाता है कानून साज असम्बलियों में तो जाहिर सी बात है वैसे ही 3/3 या 1/3 के हिसाब से, अगर आपने नोट करा पार्लियामेंट हाउस में, और अगर एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देख लो तो 3/3 के हिसाब से आप बिल को वैसे अप्रूव नहीं कर सकते मुसलमानों के हिसाब से। क्योंकि बेटा अगर कोई बिल भी अगर बनता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जवाब है कि अगर कोई बिल बनता है तो उसमें अगर हिंदू कवानीन या ईसाई कवानीन आ जाते हैं तो मुस्लिम कवानीन को वो फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से कायदे आज़म ने बोला कि भाई आप सबको करो तो हमारी भी रजामंदी लो। एक सिंपल सी बात। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे आसान पॉइंट जिसमें सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई था कि सिंध को मुंबई के सदारती निज़ाम से अलग कर दिया जाए, यानी कि मुंबई से अलग कर दिया जाए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जवाब था, क्योंकि मुसलमानों की तीसरी बड़ी जमात जो बैठी हुई थी, मेजॉरिटी वो सिंध में बैठी हुई थी। और यही पॉइंट जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में भी जब बात कर दी थी, तो इसमें तो कोई इख्तलाफ होने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसी तरह मुस्लिम शेयरिंग सर्विसेज यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी मुसलमानों की वैसी नुमाइंदगी होनी चाहिए जैसे हिंदू और ईसाइयों की होनी चाहिए। इसमें कोई बड़ा जवाब नहीं था। इसी तरह अगर प्रोटेक्शन देखें, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए मुस्लिम के सकाफ़त को, उनकी तहज़ीब को, क्योंकि हमारी सकाफ़त तहज़ीब हमारी मज़हब से रिगार्डिंग है। वैसे ही हमारा सोशल मैटर और जैसे हमारे सोशल नॉर्म्स है, समाजी म्यार है, उसी के हिसाब से जैसे हिंदुओं को और ईसाइयों को आपने दिया हुआ है वैसे ही मुसलमानों को भी इख्तियार मिलना चाहिए। और आपने अगर आखिरी पॉइंट देखा हो बेटा कि बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि कोई भी आइन में रद्दोबदल नहीं किया जाए जब तक कि मुसलमानों से उसकी रजामंदी ना ले ली जाए 1/3 के हिसाब से। जब वो पार्लियामेंट हाउस में बैठेंगे और उसमें अगर कोई तनाज़ात होंगे या कोई मसला होगा, वो तीनों मिल के सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें कोई आगे चल के झगड़ा नहीं होगा, कोई इंतशार नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यही वो रीजंस थे कि पूरे के पूरे 14 पॉइंट्स जो आपके अखबार में छपे और इसी के हिसाब से ये वैलिड बने, क्योंकि ये सबकी फेवर में जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू के अपने पॉइंट्स या अपनी कांग्रेस के हिसाब से नहीं जा रही थी, ये पूरे हिंदुस्तान या पूरे इंडिया के हिसाब से पॉइंट्स रखे गए। और इसकी अहमियत अगर आप नोट करो बेटा, ये सबसे अहम मुद्दा ये बना कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को और हिंदुओं को जो इतना बड़ा एक मैटर खड़ा हुआ होता है कांग्रेस की वजह से, वो डिग्रेड करने का मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स ने दोनों को मिलाने की कोशिश कर दी। अब वो कोशिश में बरतानिया ने भी ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये वैलिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऐसी बात है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे हैं कि वो सबको एक साथ लेके चलें, एक प्लेटफॉर्म पर रखकर, एक चीज़ों को रखकर आमने सामने बातें करें। और यही पूरा जवाज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में भी डिमांड्स को रखा गया। जब रखा गया तो वहाँ पर हिंदुओं ने यानी कि कांग्रेस लीडर्स ने इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि उनको यह एहसास था कि अगर ये सारी बातें मुकम्मल हो जाती हैं तो इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अखंड हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे, और कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है, जो फेमस है, जो वो उनको एक बढ़ावा मिला हुआ है, वो कहीं ना कहीं दबना शुरू हो जाएगा, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उनको ये एहसास था कि ये सारे पॉइंट बड़े वैलिड हैं, और वैलिड का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं बरतानिया और कुछ हिंदू मेंबर्स यानी कांग्रेस के वो चाह रहे थे कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएं। और कायदे आज़म का तो मकसद ही यही था कि उनको किसी तरह भी कि मुसलमानों को तो राइट्स मिले ही मिले, तो जो अक़लियतों के जो बहुत सारी जो उस वक्त अक़लियती जमातें थीं उनको भी वैसे इख्तियार मिलें, वैसे इख्तियारात मिलें जैसे हिंदुओं के हैं और जैसे ईसाइयों के हैं। अगर आज के टॉपिक में अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कॉमेंट करें, और आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग
कोई इनोवेशन हो या सर्वे, आपको कोई चीज़ की नॉलेज ज़्यादा है या आपको अगर रिसर्च का शौक है बेटा, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।